मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो हमारी यूनिट थी अमीनो एसिड प्रोटीन पेप्टाइड्स उसके क्वेश्चन डिस्कस किए और इनके बाद आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड डाइज। इसमें हम पॉलीमर भी देखेंगे और डाइज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स, देखिए डाइस भी है साथ साथ में, डाइस को भी हम यहाँ स्टडी करेंगे शॉर्ट में। तो इनसे हमको एक क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा इजीली। अभी तक हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं 60% से। अब हमारा फोर्थ यूनिट यानी कि हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अब इस टॉपिक से होगा। 3 क्वेश्चंस के लिए हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या है? देखिए दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? those compounds which molecular weight is more than 10,000। molecular weight की वैल्यू जिन कंपाउंड्स की 10,000 से अबव है, they are known as मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और पॉलीमर्स क्या होते हैं? देखिए पॉलीमर्स है, पॉलीमर जो बना है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पॉलीमर्स ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड थे। एक तो था पॉली, जिसका मीनिंग होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और मर्स, मर्स मीन यूनिट। तो बहुत सारी यूनिट जब आपस में कंबाइन होती हैं तो क्या बनते हैं? पॉलीमर्स बनते हैं। तो इन रिपीटिंग यूनिट्स, पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटिंग यूनिट्स, और इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये मोनोमर्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि इनका एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये n मॉलिक्यूल्स किसी भी A के, तो A क्या है? यहाँ पर मोनोमर है। इसके n मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये इस टाइप से एक पॉलीमर बनाते हैं। ये क्या है? हमारा पॉलीमर। क्या है ये? पॉलीमर्स। कैसे बनता है? मोनोमर्स के बहुत सारी यूनिट्स, n यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती है तो क्या बनते हैं? पॉलीमर्स बनते हैं। जैसे कि देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एथीन का, एथीन की n यूनिट्स जब आपस में कंबाइंड होंगी तो क्या बन जाएंगे? पॉलीमर बन जाएगा इस तरीके से, पॉलीथीन। क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। ठीक है, ये क्या है? एथीन। इसके n मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीथीन। तो रिपीटिंग यूनिट्स जो होती हैं, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स जब आपस में कंबाइंड होती हैं तो क्या बन जाते हैं? उससे पॉलीमर्स बन जाते हैं। तो देखिए, तो सब्सटेंस इंट्रोडक्शन लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन में लिखिए
those compounds whose molecular weight is those compounds whose molecular weight is more than 10,000 is more than 10,000 are called as macromolecules are called as macromolecules. देखो macromolecules are those big molecules which are obtained by joining together of which are obtained by joining together of small structural units again and again by the covalent bond. ठीक है, देखिए the macromolecules are of two types. Macromolecules are of two types. नंबर 1 पे लिखिए those macromolecules in which one or more small molecules are present in structural units. Macromolecules formed by joining of molecules repeatedly are called as polymers. बहुत सारी स्ट्रक्चरल यूनिट्स जब आपस में कंबाइन होती हैं तो हम उनको बोलते हैं पॉलीमर्स और ये कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, देखो polymer is a Greek word which means poly का मीनिंग लिखो many और mers का मीनिंग लिखो यूनिट। many poly means many और mers means unit। लिखो the small structural unit of polymers is called
मोनोमर। ठीक है, अब पहले एक बनाए कि मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, क्या बनाएंगे? पॉलीमर। फिर उसके बाद ये एग्जांपल लिखें पॉलीथीन का, एग्जांपल लिखें पॉलीथीन का। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पॉलीमराइजेशन का। तो बहुत सारी डिपेंडिंग यूनिट्स जब कंबाइन होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड से तो क्या बन जाते हैं? पॉलीमर्स बन जाते हैं। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल और है पॉलीमराइजेशन का, वो है ये है विनाइल क्लोराइड। इसके n मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तो इनका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। तो इनके रिपीटेशन से क्या बन जाएंगे? इस तरीके से पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। अब देखिए एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन polymer, number of monomer unit present in polymer। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिनोट करते हैं एन से। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन।
अब देखिए n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोनो यूनिट प्रेजेंट इन पॉलीमर। अब n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अगर देखो n की वैल्यू है बिटवीन 10 to 100 तो वे कहलाएंगे ओलिगोमर। क्या कहलाएंगे? ओलिगोमर्स। और अगर इससे भी हाई है, अबो 100, तो वो कहलाएंगे हाई पॉलीमर। वो क्या कहलाएंगे? हाई पॉलीमर। तो लिखिए द polymers in which value of n is between 10 to 100, value of n is between 10 to 100 is called oligomer, is called oligomer. And more than 100, and more than 100 is called high polymer, is called high polymer. ठीक है, so this is about all about general introduction about polymers. अब जनरल इंट्रोडक्शन के बाद नाउ we go for the next example, that is next topic of this unit is classification of polymers. Classification of polymers. देखिए पॉलीमर्स को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले इनको क्लासिफाई किया गया है वो है अकॉर्डिंग टू द सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया, फिर इनको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो इनको देखो सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया, ठीक है, कि नेचुरली पाए जाते हैं या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया, इनकी सिंथेसिस का मेथड क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज, सीरीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, ठीक है। और फिर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग में क्लासिफाई किया गया। तो ये अलग अलग टाइप हैं इनकी क्लासिफिकेशन के, सोर्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम इनको सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। Number 1, on the basis of source. On the basis of source, देखिए सोर्स
उसके अकॉर्डिंग हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, एक तो नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन सबसे पहले सोर्स के अकॉर्डिंग सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक भी पॉसिबल है। ठीक है, तो लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स polymers are divided into two categories. Polymers are divided into two categories. अब देखो जो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं वो कहलाएंगे नेचुरल पॉलीमर्स। इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, नेचुरल रबर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर। ठीक है, ये सभी क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। देखिए जो स्टार्च होता है वो होता है राइस और मिल्क में पाया जाता है, ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। और जो सेलुलोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों क्या है, स्टार्च जो पाया जाता है मेज के व्हीट और राइस के अंदर, और जो सेलुलोज है वो प्लांट में होता है, वो होता है बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर। ठीक है, तो लिखिए those polymers which are formed in nature are called as natural polymers, For example, cellulose, starch, protein, cellulose, starch, protein, nucleic acid, natural rubber, नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, सेलुलोज is a polymer of beta glucose, cellulose is a polymer of beta glucose is obtained from plant, and starch is polymer of alpha glucose, present in wheat, गेहूं के अंदर, राइस, wheat and rice। ठीक है, तो ऐसे हम
इन्हें डिवाइड करते हैं नेचुरली और आर्टिफिशियल। नेचुरल में जो कॉमन नेचुरली ऑब्टेन होते हैं कहलाएंगे नेचुरल पॉलीमर्स, और जो नेक्स्ट है टाइप के उन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है सेकंड सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए इन्हें हम लेबोरेटरी में कॉम्बिनेशन से सिंथेसाइज करते हैं पर्टिकुलर मेथड से। तो देखिए those polymers which are synthesized from artificial methods, are called as synthetic polymers. ठीक है, देखिए पॉलीथीन भी क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ऐसे देखो नेचुरल रबर आइसोप्रीन का होता है, इसमें इस तरीके से CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 इस तरीके से रिपीटिंग यूनिट्स आपस में आइसोप्रीन की रिपीटिंग यूनिट से जुड़ती हैं तो बन जाता है ये नेचुरल रबर। क्या है ये? नेचुरल रबर। और ये किससे बनता है? आइसोप्रीन से। रिपीटिंग यूनिट्स तो इसी होती है आइसोप्रीन की। आइसोप्रीन क्या होता है देखो, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, that is isoprene। और ये चीज जब एंड यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं तो बन जाता है इससे हमारा नेचुरल रबर। क्या बन जाता है? नेचुरल रबर बन जाता है। तो दोनों एग्जांपल लिखिए, पहले लिखिए पॉलीथीन का और फिर लिखिए नेचुरल रबर का। तो लिखिए examples of synthetic polymers are polythene, polyvinyl chloride, polystyrene, इनकी स्ट्रक्चर बाहर लिखेंगे, polystyrene, bakelite,
बैकेलाइट, ठीक है। अब पॉलीस्टाइरीन और बैकेलाइट की स्ट्रक्चर हम आगे फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कैसे इनको सिंथेसाइज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है पॉलीमर्स के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन कि पॉलीमर्स कैसे ओरिजिन हुआ और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, रिपीटिंग यूनिट्स क्या होती हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं, ओलिगोमर्स क्या होते हैं, हाई पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, ये सभी आपने आज की क्लास में देखा। अब देखिए इन सभी के बाद अब हम मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और आप 2 साल से एग्जाम दे चुके हैं RRBMU के, तो वहां पर भी आपको हर साल जो पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आप रेगुलरली देखते रहें और उनसे जो हमारी यूनिट हो चुकी हैं 3 उनके क्वेश्चंस निकालते रहें, क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे मटेरियल तो वही रहेगा, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतना आपको फायदा होगा। और देखिए अब हम आपको यहाँ से असाइनमेंट भी देंगे, ठीक है, असाइनमेंट भी देंगे। असाइनमेंट में एक तरीके से हम आपको जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, आपको जो टॉपिक आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो उनको डिस्कस करने के बाद हम उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको देंगे और वीकली एक असाइनमेंट आपको मिलेगा और उसको आपको कंप्लीट करके एक फाइल में कंपाइल करना पड़ेगा और जब भी आप कॉलेज जाएंगे उसे आप चेक कराएंगे, क्योंकि इस बहाने आपके क्या होगा, क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे उस यूनिट के और आपका जो असाइनमेंट है वो भी प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा। अब देखिए जो अगली क्लास होगी उसमें हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे, संरचना के आधार पर इनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। आज हमने बताया आपको कि इनका सोर्स के आधार पर, सिंथेसिस के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर इनको हम अलग अलग भागों में क्लासिफाई करते हैं और हमने सोर्स के अकॉर्डिंग देखा नेचुरल, जो कि नेचुरल रूप से पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर, उनमें था हमारा सेलुलोज, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, और जो आर्टिफिशियल होते हैं उनमें हमने देखा पॉलीइथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नेचुरल रबर, ठीक है, जो आइसोप्रीन का होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।